करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज फिर हम आप लोगों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके सभी पेपरों के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आपके जिस भी पेपर में साइंस पूछी जाती है उन सारे पेपरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि एक एक पॉइंट आपका ऐसा है इसमें जो आपके पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हर एक पॉइंट को आपको इस तरीके से देखना है कि ये आपके पेपर में देखने को जरूर मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला ही आपका पॉइंट कहता है कि सबसे बड़ी मानव कोशिका अगर आपसे पूछा जाए कौन सी है, तो याद रखना आपकी सबसे बड़ी मानव कोशिका ओवम। ठीक है, ये आपके पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप लोग जरूर याद कर लेना। फिर आगे सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, कोशिका आपकी क्या है, जीवन की सबसे छोटी और कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। आगे देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है, कई बार आपके पेपर में पूछा गया है कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आप लोगों को याद रखना आपके रॉबर्ट हुक जी ने किया है। और किस सन में किया था, तो आपको याद रखना 1665 ईस्वी में किया था। ये दोनों क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। फिर आगे पूछ रहा है, आपसे पूछ सकता है कि सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबी कोशिका किसकी है, तो याद रखना आपको तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका है आपकी, इस सबसे लंबी कोशिका होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिए। आगे देखते हैं, आपसे कहता है कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। ये भी बात याद रखना है, सबसे बड़ी जो आपकी कोशिका है किसकी है, वो आपके शुतुरमुर्ग के अंडे की हो जाएगी। फिर आपसे कह रहा है कि कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन, तो याद रखना कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन आपके 1838 से 1839 ईस्वी के बीच में हुआ है। और किसने किसने किया था, तो याद रखना स्लाइडेन और सॉन ने किया है। आगे देखते हैं, ये तो आपकी होगी कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ आपके उपकरण यंत्र होते हैं जो किसी के दाब को मापने के काम आते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले पॉइंट आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो याद रखना वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाए दूध की शुद्धता हम लोग किससे मापते हैं, तो याद रखना लैक्टोमीटर का उपयोग हम लोग जो है दूध की शुद्धता मापने के लिए करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। फिर आपसे पूछ सकता है कि थर्मामीटर से किस चीज़ का मापन करते हैं, तो थर्मामीटर से हम लोग तापमान का मापन करते हैं। जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे, बुखार जो डॉक्टर चेक करता है वो थर्मामीटर से ही चेक करता है। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है बैरोग्राफ, इसके द्वारा क्या नापा जाता है, तो बैरोग्राफ के द्वारा आपके वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे सारे पॉइंट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ये भी पॉइंट आपके पेपर में कई बार पूछे जाते हैं, तो हम वो कोई भी पॉइंट आपकी क्लास में मिस नहीं करना चाहते हैं। जो आपके पेपर में आता हो वो ज़रूर सारे पॉइंट हम आपको कोशिश करेंगे कराने की। और ये सारे पॉइंट आपके रेलवे ग्रुप डी के पेपर में कई बार पूछे गए हैं, तो इनको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना। कह रहा है कि काला सोना किसे कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना काला सोना आपके पेट्रोल को कहा जाता है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाए काला सोना और काला हीरा में डिफरेंस आप लोग जरूर याद रखना, ये बहुत ही कन्फ्यूजन पैदा करता है आपके एग्जाम में। तो काला सोना आपके पेट्रोल को कहा जाता है। अगर यहीं पर पूछ दे काला हीरा किसे कहा जाता है, तो ये आपके कोयले को कहा जाता है। फिर आपसे पूछा जाए उजला हीरा किसे कहा जाता है, तो ये आपके पन बिजली को कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि झूठा सोना किसे कहा जाता है, तो आपके झूठा सोना जो है आपके आयरन पाइराइट को कहा जाता है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना। सोना सबसे अधिक अक्रियशील धातु है। अगर पूछा जाए सबसे अधिक अक्रियाशील धातु कौन सी है, तो याद रखना सबसे अधिक अक्रियाशील धातु आपकी सोना हो जाएगी। फिर आपसे पूछा जाए प्रकृति में मुक्त अवस्था में क्या पाया जाता है, तो याद रखना सोना ही एकमात्र ऐसी धातु है जो आपके प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है कई बार, तो इसको आप लोग जरूर याद रखना। अब हम कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ उपकरण आपके होते हैं जिनका ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में जरूर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए सितार के बारे में, तो सितार का
जो है ऊर्जा रूपांतरण किस तरीके से होता है, इसका जो ऊर्जा रूपांतरण होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को ये ध्वनि ऊर्जा में बदलता है सितार आपका। ट्यूबलाइट के बारे में बात करेंगे तो ये आपकी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो की बात करेंगे तो ये आपके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। फिर हम लोग देखते हैं मोमबत्ती। मोमबत्ती का कार्य क्या होता है, मोमबत्ती आपकी जो होती है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश तथा ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोमबत्ती से आपके पेपर में क्वेश्चन 1-2 बार बन चुका है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखना। फिर कह रहा है सोलर सेल, तो सोलर सेल से आप याद रखना सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। लाउड स्पीकर, ये भी आपके विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगा, ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत बल्ब, तो याद रखना ये आपके विद्युत ऊर्जा को, क्योंकि बल्ब हमको प्रकाश देता है तो ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलेगा। फिर आपसे पूछ सकता है कि विद्युत सेल आपकी होती है ये आपकी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, आज की क्लास में आपके लिए इतने महत्वपूर्ण वन लाइनर हमने लिए हैं। ये छोटी क्लास जरूर होती है आप लोगों के लिए, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।